मन थोड़ा विचलित था। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से यह फैसला स्वीकार करूं। स्वीकार तो करना ही था मुझे यह फैसला, लेकिन कैसे? मेरे घर का वातावरण बाहर के मौसम की तरह ही गर्म था। मेरी बहू द्वारा लिया गया यह एक फैसला मुझे बिल्कुल नागवार गुजरा था, और उससे ज़्यादा मैं इस बात से ज़्यादा नाराज़ थी कि मेरे बेटे की भी इसमें मूल सहमति थी। ऐसा नहीं था कि मैं पुराने विचारधारा की कोई कड़क सांस थी, परंतु बात ही कुछ ऐसी थी कि आधुनिक विचारधारा तथा स्त्री स्वतंत्रता का हिमायती मेरा मन मान ही नहीं पा रहा था। मम्मी, आप समझ नहीं रही हैं। मैं नहीं समझ रही हूँ। यह सही कह रही हो तुम। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अकेले ही क्यों घूमने जाना है। सरगम नहीं जाना चाहता तो अगले महीने काजल और अपनी बाकी दोस्तों के साथ चली जाना। मम्मी, काजल या कोई और ट्रैकिंग पर जाना पसंद नहीं करती, तो तुम्हें क्यों जाना है? वैसे भी शादी के बाद यह सब ठीक नहीं है। अनजान लोगों के साथ रात रात भर अकेली रहने में भला कौन सी समझदारी है? सुधा एकदम ठीक कह रही है। मेरे पति धीरज बोल पड़े थे। पापा जी, मेरी जान पहचान का ग्रुप है। ग्रुप के सदस्यों के साथ पहले भी गई हूँ मैं। बात जान पहचान की नहीं है तानिया। मैंने क्या कभी तुम्हें किसी भी काम के लिए मना किया है? परंतु बच्चे, शादी के बाद कुछ चीज़ें सही नहीं लगती। बेटा सरगम साथ होता तो बात अलग होती। मैं तो तुम्हें रजामंदी नहीं दूंगी। बाकी तुम खुद समझदार हो, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वयस्क हो। मम्मी, शादी का क्या अर्थ होता है? काफ़ी देर से शांत होकर हमारी बातें सुन रहा मेरा बेटा सरगम अचानक बोला, अर्थ? हाँ मम्मी। क्या यह अर्थ स्त्री और पुरुष के लिए भिन्न होता है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। आज तक मुझे तो मेरी किसी पसंद को भूलने को नहीं कहा आप लोगों ने। फिर तानिया के साथ यह अलग व्यवहार क्यों? शादी का अर्थ अपनी पसंद नापसंद को पति के अनुरूप बदलना तो नहीं होता। फिर वह मेरे घुटनों के पास आकर बैठ गया और बोला, इस रिश्ते से विलग स्त्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता स्वयं से भी है। शादी का अर्थ उस रिश्तों को तो भुला देना कदापि नहीं है। पता नहीं हमारा समाज स्त्रियों से ही सदा त्याग की उम्मीद रखना कब छोड़ेगा। वे भी पुरुषों की तरह ही इंसान हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं। अपने पति से इतर उनका एक अलग व्यक्तित्व भी है। बेटा, मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन वह बोल पड़ा, मम्मी, आपको तो पता है मुझे एक्रोफोबिया है। मुझे ऊंचाई से घबराहट होती है। परंतु तान्या तो कई सालों से ट्रैकिंग पर जाती रही है। उसका पहला प्यार ही ट्रैकिंग है। हिमालय की चोटी पर चढ़ना तो उसका ख्वाब रहा है, और आज उसका यह सपना पूरा होने जा रहा है। मैं उसे यह कहकर रोक दूंगी, तुम अब किसी की घर की बहू हो, इसीलिए तुम अपना सपना भूल जाओ। स्त्री को त्याग की देवी, परिवार की धुरी और ममता की छांव बताकर पुरुष और यह समाज अपने स्वार्थ की पूर्ति कब तक करता रहेगा? मेरे अनुसार तानिया सही है और उसे जाना ही चाहिए। मम्मा, इस बार आप गलत हैं। बात उस दिन यही समाप्त हो गई थी। तानिया के जाने में अभी 15 दिन का समय बाकी था। रात को खाने के बाद मैं लेटने ही जा रही थी कि धीरज ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। देख लिया अपने बेटे को? तुम्हारा बेटा जोरू का गुलाम हो गया है। तुम्हारा बुढ़ापा तो कष्टमय गुजरने वाला है। नाक कटा दी खानदान की। मैंने तो कभी भी अपनी माँ की बात नहीं काटी, और इसे देखो। सुधा, सोचा था मेरा बेटा मेरे जैसा बनेगा, परंतु यह तो शुरू से ही सरगम बड़ा होकर क्या बनेगा, यह निर्णय मैंने पूरी तरह सरगम की खुद की पसंद पर छोड़ रखा था। परंतु वह कैसा पुरुष बनेगा, इसकी एक छवि मैंने अपने मन में बना रखी थी, और वह छवि कहीं भी धीरज से मेल नहीं खाती थी। धीरज की बड़बड़ाने की आवाज़ अभी भी नेपथ्य में आ रही थी, परंतु मैं 30 साल पहले की अपनी दुनिया में पहुंच चुकी थी। संगीत मेरे शरीर में लहू की तरह बहता था। पिताजी संगीत शिक्षक थे और माँ गृहिणी।
हम चारों बहनें ही थीं। संगीत से मन भले ही संतुष्ट होता हो, पेट नहीं भरता। और जब गरीब के घर में शादी करने लायक 4 बेटियां हों तो उनका गुण भी अवगुण बन जाता है। बड़ी मुश्किल से पिताजी हम बहनों को शिक्षा दिला पाए थे। कन्यादान करने के लिए उन्हें न जाने कहाँ कहाँ से उधार लेना पड़ा था। पूरे विश्व में शायद भारत ही एक ऐसा देश होगा जहाँ दान देने के लिए भी दाता को ग्रहीता को शुल्क अदा करना पड़ता है। स्त्री वह वस्तु नहीं, कर दिया जिसे तुमने दान देकर, दान में उसे तुमने छीन लिया उसका स्वाभिमान। शादी की 7 फेरों के साथ 7 वचन लेकर मैंने धीरज के घर प्रवेश किया। 7 वचन तो हम दोनों के लिए थे, परंतु निभाने की एकमात्र उम्मीद मुझसे ही क्यों की गई थी। मेरे ससुराल वालों को मेरा गाना बिल्कुल पसंद नहीं था, विशेषकर मेरी सास को। उनका मानना था कि यह काम अच्छे घर की कुलवधू को शोभा नहीं देती। उनके आदेश की अवहेलना जब कभी भी उनके पति नहीं कर पाए तो फिर मेरे पति क्या कर पाते। वैसे मैंने एक कमज़ोर ही सही परंतु प्रयास किया था। धीरज से कहा था अपनी माताजी से बात करने को। सुधा, मैं एक आदर्शवादी पुत्र हूँ, मुझे तुम जोरू का गुलाम नहीं बना पाओगी। माँ ने जो कह दिया वह पत्थर की लकीर है, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। मैंने कहा था, हाँ, आज के बाद इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी। किसी भी बात में तुम मुझे सदा माँ के साथ ही खड़ा पाओगी। प्रेम मैं तुमसे करता हूँ, पर खानदान भर में मैं तुम्हारी वजह से बदनाम नहीं होना चाहता। विवाह के समय कन्या वामांग में आने के लिए 7 वचन मांगती है। प्रथम वचन मेरे कानों में उस समय गूंज रहा था, हर निर्णय आप मुझे साथ लेकर करोगी, तभी मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करूंगी। मेरी सास को शब्दों के व्यंग बाण से मुझे मारना बहुत पसंद था। मेरी बड़ी ननंद अर्चना भी मेरी सास का इसमें पूर्ण सहयोग करती थी। उनकी शादी मेरठ में ही हुई थी। एक ही शहर में मायका और ससुराल होने की वजह से लगातार उनका मायके चक्कर लगा रहता था। हालांकि मेरा मायका भी मेरठ में ही था, परंतु मेरी सास को मेरा वहाँ ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं था। वे कहा करती थी, बहू को अपने मायके ज़्यादा जाने देना नहीं चाहिए, मायके वाले बिगाड़ देते हैं। वैसे भी शादी हो गई है, सास ससुर की सेवा करो, माँ बाप को भूलो। परंतु ननंद के समय वे यह सब बातें भूल जाया करती थीं। तब उनका यह वाक्य होता था, घर में रौनक तो बेटियों से ही होती है। अपनी सास की मत ज़्यादा सुना कर, जब दिल करे आ जाया कर। मेरी ननंद भी अपनी माँ की आज्ञा का पूरा पालन करती थी। साल में 6-7 महीने यही गुजरते थे उनके। मेरा मायका जाना मेरी सास को पसंद नहीं था, परंतु हर तीज त्यौहार पर मेरे मायके से आने वाली तोहफे से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। अरे राजेश जी, आप इतना सब क्यों लाते हैं? मेरे सहृदय ससुर जी कहा करते थे। सासू जी कहाँ चुप रहने वाली। अरे क्यों नहीं लाएंगे, बोल पड़ती। बेटी के घर क्या खाली हाथ आएंगे? अब हम क्या अपनी अर्चना की ससुराल इतना कुछ भेजते नहीं हैं? इनकी उतनी औकात तो नहीं है, पर जो लाए हैं। यह सुनकर मैं कट के रह जाती। जी करता था कि बाबूजी के जुड़े हाथों को पकड़कर उन्हें इस घर से चले जाने को कह दूं। नहीं देखा जाता था मुझसे उनका यह अपमान। मेरे दुख को मेरी छोटी ननंद प्रिया और देवर सुधीर समझते थे, परंतु जब आप खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते तो किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं। धीरज ने तो बहुत पहले ही अपना फैसला मुझे सुना दिया था। जब भी बाबूजी मेरी ससुराल से अपमानित होकर जाते, मेरे अंदर कुछ टूट जाता और कानों में विवाह के दूसरे वचन की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करते हो, उसी प्रकार मेरे माता पिता का आदर करो। जब धीरज का तबादला नोएडा हुआ, तब पहली बार मेरे ससुर अपनी पत्नी के खिलाफ बोले थे। माया, जाने दो सुधा को धीरज के साथ, अपनी गृहस्थी संभालेगी और तुम्हें धीरज के खाने पीने की चिंता भी नहीं रहेगी। अरे वाह, माँ पापा को तो भाभी की बड़ी चिंता है। अर्चना ने व्यंग कसा था। जिसे जहाँ जाना है जाए, मुझे तो सारी उम्र रोटियां ही बेलनी हैं। सासू जी बड़बड़ाती रही। मेरे आज्ञाकारी पति कैसे पीछे रह जाते। नहीं माँ, सुधा यहाँ रहेगी आपके पास।
मैंने वहाँ एक कुक का इंतज़ाम कर लिया है। वैसे भी दोस्त के साथ रहूँगा तो पैसे कम खर्च होंगे। मेरा राजा बेटा यह जानता है कि इस पर अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं निठल्ला बैठा हूँ। घर जैसे इसी की कमाई से चलता है। ससुर जी ने एक कोशिश और की। चुप होंगे अब? हर शनिवार को तो घर आ ही जाएगा। सासू जी ने यह कहकर पति की बोलती बंद कर दी। धीरज नोएडा चले गए थे। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी मैं अपनी सास पर मुहताज थी। कई बार धीरज से कहा भी था कि मुझे कुछ पैसे भेज दिया करो। तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसों की? जब कभी ज़रूरत हो तो माँ से मांग लिया करूँ। माँ ने कभी मना किया है क्या? उन्होंने कभी किसी वस्तु के लिए मना नहीं किया, परंतु उस वस्तु की उपयोगिता बताने के क्रम में जो कुछ भी मुझे सहना पड़ता था वह मैं धीरज को नहीं समझा सकती थी। मैं कपड़ों की जगह सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना चाहती थी। हिम्मत बटोर कर यह बात जब मैंने अपनी सास को बताई थी, उनकी प्रतिक्रिया आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। अरे सुनते हो सुधीर, प्रिया? घर के सभी लोग, नौकर तक बरामदे में आ गए थे। माँ जी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ चुप हो जाइए। तू होती कौन है मुझे चुप कराने वाली? अरे बताओगी भी क्या हुआ? ससुर जी की आवाज़ थी। आपकी बहू को अपना मैल उतारने के लिए पैसे चाहिए। माँ जी प्लीज़ चुप हो जाइए। रो पड़ी थी मैं। तेरे बाप ने भी देखा है कभी पैड? बेटी को पैड चाहिए। सारा माजरा समझते ही मेरे ससुर और देवर सिर झुकाकर अंदर चले गए थे। मेरे बगल में खड़ी प्रिया मेरे आंसू पोंछती रही थी। कई घंटे तक वे लगातार मुझे अपमानित करती रही थी। इस घटना के बाद मैंने अपनी सारी अभिलाषाओं तथा ज़रूरतों को एक संदूक में बंद करके दफन कर दिया था। मेरे बेटे के जन्म ने मुझे माँ बनने का गौरव तो प्रदान किया, परंतु जब उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी मुझे हाथ फैलाना पड़ता तब मेरा हृदय चित्कार कर उठता था। विवाह का तीसरा वचन भी मेरे कानों के पास आकर दबी आवाज़ में चीखा करता था। आप अपनी युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करोगे। मेरी एक पुरानी सहेली शोभा मुझे एक दिन बाजार में घूमते हुए मिल गई। औपचारिकतावश मैंने उसे घर आने को कह दिया था, परंतु मैं उस समय अवाक रह गई जब शनिवार को वह अपने पति वह बच्चों के साथ अचानक आ गई। मेरा आधुनिक वस्त्र पहनना न तो धीरज को पसंद था और ना ही उनकी माँ को। बिना बाहों का ब्लाउज पहनना भी उनके परिवार में मना था। शोभा को जीन्स और स्लीवलेस टॉप में देखकर मैं समझ गई कि आज पति और सास दोनों की ही बातें सुननी पड़ेगी। परंतु उस दिन मैंने धीरज का अलग ही रूप देखा था। जितने वक्त शोभा रही, धीरज मेरे कमरे में ही मौजूद रहे। दिन के समय धीरज हमारे कमरे में बहुत कम आते थे, इसीलिए यह मेरे लिए सुखद आश्चर्य था। शोभा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे वे। और तो और अगले दिन बाहर घूमने का प्लान भी बना लिया उन्होंने। रात में मैंने धीरज से पूछा भी था, बिना माँ से पूछे कल घूमने का प्लान कैसे बना लिया तुमने? उसकी चिंता तुम छोड़ो। क्या औरत है शोभा जी, कितना मेंटेन किया है। उनकी फिगर को देखकर कौन कहेगा कि वे 2 बच्चों की माँ हैं। आदित्य जी भी तो कितने अच्छे हैं। क्या अच्छा लगा तुम्हें आदित्य जी में? नहीं, बस शोभा से पूछकर निर्णय। जोरू का गुलाम है और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के सामने किसी और मर्द की तारीफ करती हो? सो जाओ चुपचाप। अगले दिन पिकनिक में बातों बातों के दौरान शोभा ने धीरज को मेरे बारे में बताया कि मैं अपने कॉलेज की मेधावी छात्रों में आती थी। इतना सुनना था कि धीरज जोर जोर से हंसने लगे। शोभा जी, क्या आपके कॉलेज में सभी गधे थे? सुधा और मेधावी, क्या मजाक कर रही हो? रसोई में खाने में नमक तो सही से डाल नहीं पाती, न चलने का ढंग, न कपड़े पहनने की तमीज। शरीर पर चर्बी देखिए कितना चढ़ा रखी है। इतना कहकर वे अपनी बात पर खुद ही हंस पड़े थे। मेरा चेहरा शर्म और अपमान से काला पड़ गया था। चलिए बातें बहुत हो गई, अब बैडमिंटन खेलते हैं। आदित्य जी ने बात बदलते हुए कहा। खेल के दौरान धीरज ने फिर से एक ऐसी हरकत कर दी
जिसकी उम्मीद मुझे भी नहीं थी। स्त्री के चरित्र का आंकलन आज भी उसके पहने गए कपड़ों से किया जाता है। धीरज ने भी शोभा को लेकर गलत विचारधारा बना ली थी। खेल के दौरान धीरज ने कई बार शोभा को छूने की कोशिश की थी। यह बात मुझसे भी छिपी नहीं रह पाई थी। इसीलिए जब शोभा धीरज को किनारे पर ले जाकर दबे परंतु कड़े शब्दों में कुछ समझा रही थी, मैं समझ गई थी कि वह क्या कह रही है। घर लौटते ही धीरज की माँ शोभा की चर्चा लेकर बैठ गई। धीरज जैसे इंतज़ार ही कर रहे थे। अरे माँ, बड़ी तेज औरत है, उससे तो दूर रहना ही ठीक होगा। मैं ना कहती थी। अरे ओ सुधा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें चरित्रवान पति मिला है। दिल कह रहा था कि चरित्रवान बेटे की झाड़ खाने की बात माँ को बता दूं, परंतु कह नहीं पाई। विवाह की वचन फिर कानों के पास आकर चुगली करने लगी। मैं अपने सखियों के साथ या अन्य स्त्रियों के साथ बैठी हूँ, आप मेरा अपमान ना करें। आप दूसरी स्त्री को माँ समान समझें और मुझ पर क्रोध ना करें। बेटे सरगम को मैंने सदा प्रश्न सिखाया था। धीरज अक्सर उसके सवालों से चिढ़ जाया करते थे, परंतु मैं सदा उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती थी। मेरे और सरगम के प्रश्नोत्तर के खेल में ही मुझे मेरे जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया था। मम्मा, मेरा नाम सरगम क्यों है? बेटा, सरगम अर्थात सात सुर, सारे गा माँ पा धा नी। तुम मेरे जीवन रूपी गीत के सुर हो। माँ, अब गाती क्यों नहीं? वो बेटा, कभी कभी जीवन में कुछ फैसले मानने पड़ते हैं। मम्मा, आप कोई भी बात ऐसे ही मान लेती हो। ऐसा होता आया है, इसीलिए हम बात क्यों मानें? हमें पहले यह जानना चाहिए कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है। पापा और दादी मुझे हॉस्टल भेजना चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहता। उन्हें मेरा नाम भी पसंद नहीं है, वह भी बदल देंगी शायद। मम्मा, आप दादी से बात करोगी? धीरज ने मुझे इस विषय में कुछ नहीं बताया था। शादी के वचन आज कानों में तेज चिल्ला रहे थे। आप अपने हर निर्णय में मुझे शामिल अवश्य करेंगे, परंतु फिर भी मैं जाग नहीं पाई। बेटा, दादी जो कहती हैं, मैं जानता था आपसे नहीं होगा। मैं दादी से खुद बात कर लूँगा। फिर मुंह फेर कर सरगम तो सो गया था, परंतु 13 साल से सोई अपनी माँ को जगा दिया था उसने। मेरा 10 साल का बेटा इतना बड़ा कब हो गया, मैं जान ही नहीं पाई। शादी के जो वचन मेरे कानों में आकर फुसफुसाते थे, आज वे पूरी तरह से आकर सामने खड़े हो गए थे। कितने पुरुष निभाते हैं ये सारे वचन? शायद बहुत कम। कुछ से तो निभाने की उम्मीद तक नहीं की जाती। मेरे अब तक के जीवन में समझौता केवल मैंने किया है, वचन केवल मैंने निभाए हैं। धीरज को तो शायद याद भी नहीं है कि उन्होंने कोई वचन भी दिया था। वह इसीलिए क्योंकि पुरुष बड़ी चतुराई से इन वचनों को भूल जाता है, परंतु स्त्री को ये वचन भूलने ही नहीं दिया जाता। अपने सास ससुर की सेवा ना करने पर क्या किसी दामाद को कभी कटघरे में खड़ा करता है यह समाज? उसकी लाख बुराइयों को भी छिपा लिया जाता है, परंतु एक बहू जब ऐसा करती है तो बिना कारण जाने उसे अनगिनत गलत संबोधनों से नवाजा जाता है। ताने उल्हाने सुनकर भी जो चुप रहे, उसी स्त्री को अच्छी बहू का मेडल मिलता है। कभी कभी तो वह भी नहीं मिलता। उस दिन समझ पाई थी मैं, शादी के इन वचनों को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि स्त्रियों को पुरुषों के ऊपर निर्भर रखा जा सके। स्त्री को अपने सुखों के लिए किसी पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है? मैं अपने बेटे को पुरुष होने का दंभ भरते हुए देख नहीं सकती थी। मैं उसे इस सोच के साथ बड़ा होता नहीं देख सकती थी कि हर स्त्री को अपनी रक्षा अथवा अपने फैसले लेने के लिए पुरुष की आवश्यकता होती है। अपने लिए तो फैसला अब मैं खुद लूँगी। अगले दिन सुबह ही मैंने धीरज को बता दिया था कि मैंने नोएडा में रहने का निर्णय लिया है। घर में तूफान आ गया था, सब कुछ बहुत कठिन था, परंतु मेरे ससुर, देवर और छोटी ननंद इस बार चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े थे। अगर वे साथ ना भी होते तो मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मेरी सास ने मुझे इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं किया था, परंतु पिछले 15 सालों से भी तो वे मुझे अकारण ही सज़ा दे रही थी। प्रिया की शादी के अगले ही दिन हम नोएडा आ गए थे। धीरज का असहयोग आंदोलन यहाँ आकर भी जारी था। माँ बेटे की जुगलबंदी
मुझे परेशान करने के तरीके निकालती रहती थी। मैंने कुछ दिनों बाद ही किस स्कूल में संगीत की शिक्षा देनी शुरू करती थी। धीरे धीरे धीरज भी समझने लगे थे कि अब मेरा पीछे लौटना नामुमकिन था। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा। सरगम जब फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने कनाडा गया तो उसी दौरान मैंने अपने संगीत स्कूल की नींव डाली थी। सरगम ने जब तानिया से विवाह का निर्णय लिया तब भी सारे परिवार के विरुद्ध खड़े होकर मैंने अपने बेटे के सही कदम का साथ दिया था। तानिया एक ईसाई परिवार की लड़की थी, परंतु मेरे लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती थी। धर्म जाति पर पता नहीं लोग क्यों इतने घमंड करते हैं। आप कहाँ पैदा होंगे इस पर आपका क्या अधिकार? इसीलिए कोई उच्च और कोई नीच कैसे हो सकता है? सरगम ने कोर्ट मैरिज करने का निर्णय लिया था। इन झूठे कर्मकांडों और व्यर्थ के आडंबरों से मेरा भरोसा भी उठ चुका था। धीरज को भी सरगम ने अपनी दलीलों से चुप करा दिया था। शादी के बाद हमने एक छोटी सी पार्टी दे दी थी। जब सारी उम्र मैंने सरगम को सही का साथ देना सिखाया, फिर आज जब वह तान्या का साथ दे रहा है तो मुझे बुरा क्यों लगा? हर प्रश्न का यही प्रतिवचन दिया था उसने। मैं भी जानती थी कि तान्या और सरगम सही हैं। क्या अपने बेटे को मुझे तान्या के साथ बांटना असहनीय लग रहा है? क्या मुझे उसका तान्या को सही और मुझे गलत कहना तकलीफ दे रहा है? नहीं, शायद अपनी कल्पना को यथार्थ रूप में देखकर मैं अभिभूत हो गई हूँ। सरगम मेरी कल्पना का ही तो मूर्त रूप है। मम्मा, अंदर आ सकता हूँ? सरगम की आवाज़ मुझे वर्तमान में खींच लाई थी। हाँ बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। आप मुझसे नाराज़ हैं अम्मा? क्यों? क्या तुमने कुछ गलत किया है? नहीं, पर वो आज जो सत्य है वह अप्रिय हो सकता है, परंतु वह गलत नहीं हो सकता। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी गलत को भी सही कहने के लिए बाध्य नहीं है। इसीलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। मैं जैसे पुरुष की कल्पना किया करती थी, तुमने उसे साकार कर मेरे सामने खड़ा कर दिया है। मेरा बेटा एक ऐसा पुरुष है जो अपने पुरुष होने को मेडल की तरह नहीं पहनता। जिस प्रकार वह सिर झुकाकर अपनी माँ का आदर करता है, उसी प्रकार अपनी माँ द्वारा लिए गए गलत निर्णय का विरोध भी करता है। यह सब क्या कह रही हो तुम, सुधा? क्या तुम्हें सरगम की बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी? धीरज, इसमें बुरा लगने जैसा क्या है? मेरा बेटा किसी भी प्रश्न का प्रतिवचन देने से ना स्वयं डरता है, ना अपनी साथी अपनी पत्नी को रोकता है। हाँ, सही कह रही हो। इतना कहकर धीरज चुप हो गए थे। तो इसका मतलब है कि मैं ट्रैकिंग पर जा रही हूँ। तान्या भी मेरे कमरे में आ गई थी। ट्रैकिंग पर बाद में जाना, अब तुम दोनों सोने जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। मम्मा पापा, चलिए पहले आइसक्रीम पार्टी करते हैं, सरगम ने हंसते हुए कहा। चलो सब चलते हैं, मैं फ्रिज से आइसक्रीम निकालती हूँ। सरगम, तुम कोई अच्छी सी मूवी लगा लो, यह कहकर तान्या चली गई। हम सब भी उसके पीछे कमरे से निकल ही रहे थे कि अचानक धीरज मेरी तरफ मुड़कर बोले, वैसे तुम लिख क्या रही थी सुधा? कुछ नहीं, एक समाज की कल्पना कर रही थी। कैसे समाज की मम्मा? मैं तो बस एक ऐसे समाज की कल्पना करती हूँ जहाँ बेटे के जन्म पर अभिमान ना हो, बेटी का कहीं दान ना हो, मानवता के धर्म का हो नमन, सत्य कथन पर ना लगे ग्रहण, रिश्ते निभे बिना लिए वचन, हर प्रश्न को मिले प्रतिवचन। दोस्तों, कहानी समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।